आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल, जिनके लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम है। उनका विचार है कि यूनानियों के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के भारतीयों को अपने देश की वास्तविक आकृति आकार प्रकार का सही सही ज्ञान था। विदेशी लेखक स्ट्रैबो के अनुसार सिकंदर ने देश की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से संपूर्ण देश का विवरण लिखवाया था और यही विवरण आगे चलकर सीरियाई शासकों के कोषाध्यक्ष ज़ैनोक्लिज ने पेट्रोक्लिज को दे दिया था। स्वयं पेट्रोक्लिज सेल्यूकस निकेटर एवं एंटियोकस सोटर के आधिपत्य में सीरियाई साम्राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रपी का शासक था और भारत एवं पूर्वी प्रांतों के विषय में जो सूचना उसने एकत्रित की थी उसे अपनी सत्यता के लिए एरोस्टोथनीज एवं स्ट्रैबो की स्वीकृति प्राप्त है। भारत का एक अन्य विवरण अथवा स्थान स्थान की सैनिक यात्राओं की उस विवरण पुस्तिका में प्राप्त किया गया है जो मैसिडोनिया के अमिनतास द्वारा तैयार की गई थी। मैगस्थनीज ने जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में वस्तुतः पालीबोथरा पाटलिपुत्र गया था, अपने साक्षी से उस विवरण को आकृति की में पुष्टि की है। पालीबोथरा इन लेखों के आधार पर एराटोस्थनीज एवं अन्य लेखकों ने भारत को आकृति में आयताकार विषय कोण समभुज क्षेत्र अथवा असमान चतुर्भुज बताया है, जिसके पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में पर्वत तथा पूर्व एवं दक्षिण में समुद्र है। सबसे छोटा भाग पश्चिम था जिसे पेट्रोक्लिज ने 11,000 स्टेडिया और एराटोस्थनीज ने 13,000 स्टेडिया आंका था। सभी विवरण इस बात पर सहमत हैं कि सिकंदर द्वारा बनाए गए पुल सिंधु नदी पर से समुद्र तक सिंधु नदी का जल मार्ग 10,000 स्टेडिया अर्थात 1145 मील था और उनमें मतभेद केवल पुल के ऊपरी भाग में कॉकेसस अथवा पारोमासिसस के हिम आच्छादित पर्वतों की अनुमानित दूरी के विषय में है। देश की लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर आंकी गई थी, जिससे सिंधु नदी से पालीबोथरा के क्षेत्र की दूरी राजकीय मार्ग के साथ साथ शोनी द्वारा आंकी गई थी तथा ये दूरी 10,000 स्टेडिया तथा 1145 मील थी। पालीबोथरा पटना से समुद्र तक की दूरी 6,000 स्टेडिया अथवा 685 मील का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार सिंधु नदी से गंगा के मुहाने तक की कुल दूरी 16,000 स्टेडिया अथवा 1838 मील बताई गई थी। प्लानी के अनुसार गंगा के मुहाने से पालीबोथरा की दूरी केवल 637.5 रोमन मील थी, परंतु उनके आंकड़े इतने अशुद्ध हैं कि उन पर बहुत कम विश्वास किया जा सकता है। अंत में मैं इस दूरी को बढ़ाकर 737.5 रोमन मील करवाना चाहूंगा, जो 378 ब्रिटिश मील के बराबर है। गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिक्ष तक पूर्वी तट की लंबाई 1600 स्टेडिया अथवा 1838 मील आंकी गई थी और कुमारी अंतरिक्ष से सिंधु नदी के मुहाने तक दक्षिणी अथवा दक्षिण पश्चिमी तट की लंबाई उत्तरी भाग से 3,000 स्टेडिया आंकी गई थी। सिकंदर के निवेदकों द्वारा दिए गए इन परिभाषी की देश के वास्तविक आकार के समीप्य समानता विचारणीय है, जिससे पता चलता है कि भारतीयों को अपने इतिहास के उस प्रारंभिक काल में भी अपनी मातृभूमि के आकार एवं विस्तार का यथार्थ ज्ञान था। पश्चिम में अटक से ऊपर ओहिंद से लेकर समुद्र तक सिंधु नदी का जल मार्ग स्थल से 950 मील व जल मार्ग से 1200 मील है। उत्तर में सिंधु नदी के तट से
पटना तक की दूरी हमारे सैन्य अभियान ग्रंथों के अनुसार 1183 मील है। यह दूरी मेघस्तनीज के विवरण पर आधारित स्ट्रैबो द्वारा दी गई सिंधु से पालीबोथरा की दूरी पटना तक किया गया है। पश्चिम में अटक से ऊपर सिंधु से पालीबोथरा राजकीय मार्ग की दूरी से केवल 6 मील कम है। इस स्थान से आगे की दूरी गंगा नदी में नावों की यात्रा द्वारा 6000 स्टेडिया अथवा 6 से 9 ब्रिटिश मील आंकी गई थी, जो नदी मार्ग की वास्तविक दूरी से केवल 9 मील अधिक है। गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिक्ष तक मानचित्र पर आंकी गई दूरी 1600 मील है, परंतु तट के अनेक कटावों के कारण ये दूरी स्थल मार्ग की दूरी के समान बनाने के लिए 1/6 के अनुपात से बढ़ा दी जानी चाहिए। इस प्रकार वास्तविक लंबाई 1866 मील हो जाएगी। कुमारी अंतरिक्ष से सिंधु नदी के मुहाने तक बताई गई दूरी तथा मानचित्र पर अंकित वास्तविक दूरी से लगभग 3000 स्टेडिया अथवा 350 मील का अंतर है। संभव है यह अंतर खंभात व कच्छ की दो विशाल खाड़ियों के गहरे कटाव की अपने अनुमान में सम्मिलित कर लेने से उत्पन्न हो गया था और यही तथ्य इस विभिन्नता के संपूर्ण अथवा अधिकांश भाग को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस व्याख्या में मैगस्थनीज की गणना से प्रतीत होती है, जिसने दक्षिणी समुद्र से कॉकेसस तक की दूरी का अनुमान 2000 या 20000 स्टेडिया अथवा 2298 मील लगाया था। मानचित्र पर सीधे माप से कुमारी अंतरिक्ष से हिंदू कुश की दूरी लगभग 1950 मील है, जो 1/6 भाग बढ़ाकर स्थल मार्ग की दूरी में परिवर्तित करने पर 2665 मील के बराबर अथवा मेघस्थनीज की गणना के कुछ ही मीलों के अंदर में पड़ती है। चूंकि ये दूरी स्ट्रैबो द्वारा बताई गई कुमारी अंतरिक्ष से सिंधु नदी के मुहाने तक समुद्र तट की दूरी से केवल 1000 स्टेडिया अथवा 115 मील अधिक है। अतः यह तो निश्चित हो जाता है कि दक्षिणी अथवा दक्षिणी पश्चिमी तट की उल्लिखित त्रुटि में कोई गलती अवश्य हुई थी और चूंकि गंगा एवं सिंधु के मुहाने कुमारी अंतरिक्ष से समान दूरी पर स्थित हैं, अतः दोनों तटों को समान लंबाई का बनाकर ये त्रुटि पूरी तरह सुधारी जा सकती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण भारत का व्यास 66000 स्टेडिया होगा और यही संभवतः डियोडोरस का तात्पर्य भी था, जिसका कथन है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र पूर्व से पश्चिम 28000 स्टेडिया व उत्तर से दक्षिण 32000 स्टेडिया है, अथवा कुल मिलाकर 60000 स्टेडिया अथवा 6894 मील है। इससे कुछ समय पश्चात महाभारत में भारत के स्वरूप को समबाहु त्रिकोण बताया गया है, जिसे 4 समान त्रिकोणों में विभाजित किया गया था। त्रिकोण का बिंदु कुमारी अंतरिक्ष है और इसका आधार हिमालय पर्वतमाला से बनता है। इसका परिमाण नहीं दिया गया है और न किसी स्थान का उल्लेख किया गया है, परंतु साथ दिए गए भारत के छोटे मानचित्र के चित्र 2 में गुजरात में द्वारका एवं पूर्वी तट पर गंजाम की रेखा पर मैंने एक समबाहु त्रिकोण खींचा है। इसी छोटे त्रिकोण को उसके उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में दोहराने
पर हमें एक बड़े समबाहु त्रिकोण में भारत के चारों भाग प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा गजनी तक बढ़ा दें और त्रिकोण के दूसरे दो बिंदु कुमारी अंतरीप तक एवं असम में सदिया नामक स्थान पर रखें तो त्रिकोण का ये स्वरूप देश के सामान्य स्वरूप से बहुत कुछ मिल जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी में महाभारत लिखे जाने के अनुमानित समय में सिंधु नदी के पश्चिम के प्रदेश इंडो सिथियन जाति के थे। अतः उन्हें उचित रूप से भारत की वास्तविक सीमा में सम्मिलित किया जा सकता है। भारत का एक अन्य विवरण नौखंड में मिलता है जिसका सर्वप्रथम वर्णन ज्योतिष शास्त्र के विद्वान पराशर एवं वराहमिहिर द्वारा किया गया है। यह विवरण संभवतः उनके समय से पूर्व का था जिसे बाद में अनेक पुराणों के लेखकों ने अपना लिया था। इस प्रबंध के अनुसार पंचाल मध्य खंड का मुख्य जिला था, मगध पूर्वी खंड का, कलिंग दक्षिण पूर्व का, अवंत दक्षिण का, अर्नत दक्षिण पश्चिम का, सिंधु सौवीर पश्चिम का, हरहोरा उत्तर पश्चिम का, मात्र क्षेत्र उत्तर का व कौंडित जिला उत्तर पूर्वी का प्रमुख जिला था। परंतु बाराह के संक्षेप एवं उसके विस्तृत विवरण में अंतर है, क्योंकि उसमें अनंत के साथ साथ सिंधु सौवीर को भी दक्षिण पश्चिम भाग में दिखाया गया है। ये त्रुटि अवश्य ही इतनी पुरानी है जितनी कि 11वीं शताब्दी, क्योंकि अबू रिहान ने वराह के सारांश में दिए गए उसी क्रम को जीवित रखा है जो बृहत संहिता में दिया गया है। इस विस्तृत विवरण को मार्कंडेय पुराण में पुष्टि की गई है जिसमें सिंधु सौवीर एवं अनंत दोनों को ही पश्चिम में दिखाया गया है। मैंने बृहत साहित्य की विस्तृत सूची का ब्रह्मांड, मार्कंडेय, विष्णु, वायु व मत्स्य पुराण की सूचियों से तुलना की है और मैं देखता हूँ कि यद्यपि उसमें विविध दोहराव तथा नामों की हेर फेर के साथ अनेकानेक व्याख्या दी गई है और फिर भी सभी सूचियां वस्तुतः एक समान है। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि उनमें से कुछ भिन्न भिन्न क्रम में लिखी गई है। उदाहरण स्वरूप सभी पुराणों में 9 खंडों का उल्लेख किया गया है, उनके नाम भी दिए गए हैं, परंतु केवल ब्रह्मांड और मार्कंडेय पुराणों में प्रत्येक खंड के जिलों के नाम दिए गए हैं। विष्णु, वायु और मत्स्य पुराण ग्रंथ में केवल 5 खंडा अर्थात मध्य प्रांत एवं 4 मौलिक खंडों के विस्तृत वर्णन में महाभारत से सहमत लिया गया है। महाभारत एवं पुराणों के संबंध में अलेक्जेंडर कनिंघम का विचार है कि महाभारत एवं पुराणों में दिए गए 9 खंडों के नाम वराहमिहिर के नामों से पूर्णतया भिन्न है, परंतु वह प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वारा दिए गए नामों से मिलते जुलते हैं। वह सभी में एक ही क्रम का अनुसरण करते हैं, अर्थात इंद्र, कसेरु मत, ताम्रपर्ण, गयस्ती मत, कुमारिका, नागा, सौम्य और वरुण, गंधर्व। इन नामों की पहचान की कोई संकेत तो नहीं दिया गया है, परंतु वह वराह 9 खंडों में पूर्णतः भिन्न क्रम में दिए गए हैं, जैसा कि इंद्र पूर्व में, वरुण पश्चिम में, कुमारिका और मध्य में, जबकि कमेरुकु अवश्य उत्तर में ही होगा, क्योंकि ये नाम वायु एवं ब्रह्मांड पुराणों की विस्तृत सूचियों में मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत का 5 बड़े प्रांतों में विभाजन अत्यधिक सर्वप्रिय था, अर्थात सभी की सहमति से लिया गया था।
क्योंकि यह चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा अपनाया गया था और उनके अन्य सभी चीनी लेखकों ने भी स्वीकार किया था। विष्णु पुराण के अनुसार मध्यखंड पर कुरु एवं पंचाल क्षेत्रों का अधिकार था। पूर्व में कामरूप एवं असम था। दक्षिण में पुंडरा, कलिंग एवं मगध थे। पश्चिम में सौराष्ट्र, सुरास, अभिरास, अर्बुद, करुष, मालवा, सौवीर व सैंधव थे तथा उत्तर दिशा में हूण, मालवा, साकले, राम, अम्बस्ता एवं पारस्तक थे। टॉलमी के भूगोल में भारत की वास्तविक आकार पूर्ण रूप से जोड़ तोड़ कर दिखाया गया है और कुमारी अंतरीप पर दोनों तटों के मिलने से जो कोण बनता है, भारत की आकृति के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण को बदलकर एक ही तट पर दिखाया गया है जो सिंधु के मुहाने को लगभग सीधे गंगा के मुहाने तक बनाती है। इस गलती के कारण आंशिक रूप से 600 ओलंपिक स्टेडिया के स्थान पर 500 स्टेडिया का दोषपूर्ण मूल्यांकन था, जिसे टॉलमी ने भूमध्य रेखा संबंधी अंश के कारण किया था। आंशिक रूप से यह भी कारण था कि उसने स्थल मार्ग को मानचित्र के माप में परिवर्तित करते समय बहुत बड़ी गलती की थी, परंतु त्रुटि का मुख्य कारण जल मार्ग की तुलना में स्थल मार्ग की दूरी असंयमित रूप से बढ़ा हुआ था। यदि समुद्र से दूरी का मापदंड उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता अथवा उसी मूल्य पर आंका जाता जिस अनुपात अथवा मूल्य पर स्थल मार्ग की दूरी को बढ़ाया या घटाया जाता है, उस दशा में सभी स्थान अपने अपने अपेक्षित स्थान पर ही बने रहते। टॉलमी द्वारा स्थल एवं जल मार्ग की दूरी के असमान मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप सभी स्थान मापदंड के अनुसार निश्चित स्थानों से अत्यधिक पूर्व में दिखा दिए गए हैं। जैसे जैसे ये त्रुटि बढ़ती गई, ये स्थान की दूरी उतनी ही अधिक दूर होती चली गई और इसका परिणाम पूर्वी भूगोल के कारण दूषित होने के रूप में हमें मिलती है। इसी प्रकार तक्षशिला को, जो बारी गाजा के लगभग उत्तर में है, इसके अंश पूर्व में दिखाया गया है और गंगा का मुहाना, जिसे स्थल मापदंड से तक्षशिला एवं पालीबोथरा से निश्चित किया गया था, उसे सिंधु नदी के मुहाने में 18 अंश पूर्व में दिखाया गया है, जबकि वास्तविक अंतर केवल 20 अंश है। छोटे मानचित्र के चौथे चित्र में अलेक्जेंडर कनिंघम ने टॉलमी के भूगोल की रूपरेखा दी है। इस चित्र को देखने से हमें पता चलेगा कि यदि गंगा एवं सिंधु नदियों के मुहाने की दूरी का अंतर 38 अंश से घटाकर 20 अंश कर दिया जाए तो कुमारी अंतरिप सुदूर दक्षिण में चला जाएगा और अपने वास्तविक स्वरूप के समान ही 3 कोण लगेगा। टॉलमी की स्थल दूरी के मूल्यांकन में त्रुटि की मात्रा के तक्षशिला एवं पालीबात्रा पटना के बीच रेखांश दूरी के अंतर अच्छी प्रकार दिखाया गया है। प्रथम को उसने 125 अंश और दूसरे को 143 अंश, अंतर केवल 18 अंश का है, जो कि 1/3 अधिक है, क्योंकि शाहदेरी 72 अंश 53 सेकंड व पटना 85 अंश 17 सेकंड में अंतर केवल 12 अंश 24 सेकंड का है। 3:10 के सुधार नियम से, जैसा कि सर हेनरी रॉबिन्सन ने प्रस्तावित किया था, टॉलमी के 18 अंश घटकर 12 अंश 36 रह जाएगी, जो कि रेखांश के सही अंतर 12 के अंदर है। द्वितीय शताब्दी में से हेन राजघर ने के सम्राट बूटी के समय में चीनियों को भारत का ज्ञान था। उस समय इसे आन आन टू या इन इन टू अर्थात हिंदू शिंटू व सिंधु
कहा जाता था। कुछ समय पश्चात इसे ध्यानतु भी कहा गया। इतिहासकार मतवानलिन ने इसी नाम को अपनाया है। 7वीं शताब्दी में थांग राजघराने के राजकीय पत्रों में भारत को 5 खंडों, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण व मध्य खंड का देश बताया गया है। इन 5 खंडों को प्राय 5 भारत, 5 इंडीज कहा जाता था। मैं इस बात का पता तो नहीं लगा सका कि 5 खंडों की ये प्रथा कब प्रचलित रही हुई। उनका सर्वप्रथम उल्लेख तो मैं प्राप्त कर सका वह सन 477 ईस्वी में मिलती है, जब पश्चिमी भारत के राजा ने अपना दूत चीन भेजा था और पुनः कुछ ही वर्ष पश्चात 503 व 504 ईस्वी में जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के राजाओं को उनका अनुसरण करते बताया गया है। भारत पर पूर्ववर्ती चीनी व्याख्याओं में इन खंडों का संकेत तो नहीं मिलता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रांतों का वर्णन उनके नाम से किया गया है, न कि उनके स्थान से। इस प्रकार हमें 408 ईस्वी में कंपिल के राजा उईगुई व 455 ईस्वी में गंधार के राजा का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय से पूर्व भारत को उसके सर्वाधिक ज्ञात एवं धनी प्रांत के नाम पर मगध कहा जाता था और कभी-कभी अपने प्रमुख निवासियों के कारण इसे ब्राह्मणों का राज्य भी कहा जाता था। अपने नाम के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत को ईसा की 2री व 3री शताब्दियों का उल्लेख करने का वास्तुकला कहा है, जबकि मगध के शक्तिशाली गुप्त भारत के अधिकांश भाग पर भी शासन करते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भी 7वीं शताब्दी में उन्हीं 5 महान प्रांतों के विभाजन को अपनाया था। इसने उन्हें उसी क्रम में उनके निश्चित स्थानों के ही अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य का नाम दिया गया था। उसने देश के स्वरूप की तुलना अर्धचंद्र से की है, अर्थात चांदा के आधे स्वरूप की, जिसका व्यास अथवा चौड़ा भाग उत्तर की ओर, संकीर्ण भाग दक्षिण की ओर हो। ये स्वरूप टॉलमी के भूगोल में दिए गए भारत के आकार के असमान नहीं है, परंतु हाइकालूला तो के चीनी लेखक ने इससे कहीं अधिक वर्णन इतिहास बताया है, जिसका कहना है कि इस देश का आकार दक्षिण की ओर अधिक संकुचित रहा है और उत्तर की ओर थोड़ा चौड़ा रहा है। विनोद स्वरूप उसके साथ ही उसने लिखा है कि यहाँ के निवासियों के चेहरे भी उन्हीं के देशों के आकार के है। अलेक्जेंडर कनिंघम आगे लिखते हैं कि वेनसॉन्ग भारत को वृत्ताकार में 90,000 ली बताया है, जो सत्य के दुगने से भी अधिक है, परंतु चीनी राजकीय पत्रों में भारत के वृत्त को केवल 30,000 ली बताया गया है। यदि चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा अपनाई गई मार्ग की दूरी ली बराबर 1 मील स्वीकार कर ले तो उपरोक्त 30,000 ली बहुत ही कम है। यदि जैसा कि संभवतः उस समय प्रचलित था यही माप मानचित्र पर किया जाए तो 8वीं शताब्दी में प्रचलित दर के अनुसार 1 ली 1079.12 फुट के बराबर होगा, तो 30,000 ली या 6,130 ब्रिटिश मील के ही बराबर होगा। ये आंकड़े सिकंदर के राजकीय पत्रों पर आधारित स्टैबों के परिणामों एवं मेगास्थनीज व पेट्रोक्लिच की छपी पुस्तकों में दिए गए आंकड़ों से केवल 764 मील कम है। आज के इस एपिसोड में हमने जाना प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई पुस्तक में। अगले एपिसोड में हम एक नए तथ्य के साथ, एक नए फैक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक से हमें अलविदा कहिए।